वशत कना लिराज कसानी उश्ते अपा दूसरे पेशेंट जो गब हो गया था ब्लड प्रेशर हवाले के एहतियात हर चीज़ चाहे कुजाम हम बीमारी भी एहतियात ज़रूरी है। मैं एहतियात न करें हमें हाथरा मैदा तक सरबें कि माँ एकदम सीवियर स्टेज रसी और पदा माँ गोशी के मए बीमारी कम न बह गई ख़त्म न बह गई। तो ये चीज़ें वास्ते ज़रूरी है कि माँ कसानी चीज़ें से एहतियात भी करनी जो डॉक्टर साहब के एक्सरसाइज मस्ट है। और हमा शुगर है जैसे मरीज़ के आया ना डॉक्टर इंसुलिन इंजेक्शन है गुशन थे आ मस्ट कैसे होती टाइम सर इंजेक्शन अब बिजी रहते वजना और ये छे अभी टैबलेट्स ये बात ज़रूरी है। गोली अंसु लगी शुगर पेशेंट्स आने वास्ता या हम के ब्लड प्रेशर मरीज़ अस्ता आने वास्ता अंसु लगी ज़िंदगी साथियाँ ये तो ज़रूरी करार देख बयान थे कि तो वरगचे पेसर वरगचे रन दे गोली ये दुरुस्त चीज़ा ना वती गोमा गोमा हर वादा बिकने था वो पदा चीज़ें मर्दों मंचे हंसना के दपा नदारा मतलब डॉक्टर गुशी के ये चीज़ें इंचो मिकदारा बेवर माया गेशी कने डॉक्टर गुशी ये चीज़ें कम बेवर या ज़्यादा बेवर या ये चीज़ें इंटेक का ज़्यादा बेका आ चीज़ें कम बेका तो माचे करें वती हिसाबा चीज़ा नहीं इंटेक का ज़्यादा और कम करें आइए छे भी बीमारी गेश बयान भी थे तो हमारा बीमारी ये हिसाब आ डॉक्टर गुमा कंसर्न बेकने था डॉक्टर चीगुशी हवाले आए जो जुस्त बेकने नहीं हमारी सर अमल बेकने था। अच्छा मरूची में तक किचन के उस ताता यकीन में सोच करेंगे मरूची में चे बनाए गया मरूची में बनाए गया पुडिंग शुमा को जब हम फ्लेवर है जस्ते जुटकोत कने था पैकेट शुमारा रसीद थे आज हमारा लूटी और सिंपली शुमारा शीर लूटी चूना अगर यक पुडिंग के पैकेट ही जुड़ गया था तो नेम किलो शीरे तहा कैस्ती अमान कनक बीतती जब शीर लाड़ बेगा लगा शुमा पुडिंग के पैकेट अमान कने था और चमचा शरिया सुरने था और पता जब बस भी अंते आई कश्य किया सिंपल आसान रेसिपी है। और ये गोमा शुमारा जस्ते हमा के फ्लेवर शुमा ज़ीरे था ये शुमारा लिक्विड कैस्ते आ भी मिले थे ना जायका है तो आ सरबुरा शुमारा जब पुडिंग जम में तब। अच्छा डॉक्टर साहब हम जो है ना प्रिकॉशंस के हवाले से बात कर रहे थे मोस्टली लोगों को जहन में ये आता है कि शुगर पेशेंट्स को जब डाइट का कहा जाता है तो कुछ शुगर पेशेंट्स बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं जो कि बहुत मुसीबत उनके लिए आगे जाके होती है। और कुछ ऐसे हैं जिनको अगर कहा जाए कि आप आम खा सकते हैं फॉर सपोज इस मौसम में चूँकि आम का मौसम है तो आम का सीज़न चल रहा है उन वो क्या करते हैं कि जी भर के 2 kg भैया आम काट के अपने सामने रख के खाना शुरू कर देते हैं। तो मुतवाज़न ग़िज़ा लेना उनके लिए कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में बैलेंस डाइट और ख़ास करके शुगर के मरीज़ों को डाइट पे बहुत ज़्यादा जोर देना होता है। डाइट में 3 किस्म के हमारे पास है क्लासेस डाइट। एक तो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च शुगर, दूसरा जो है प्रोटीन्स जो हमारे मसल के लिए बहुत ज़रूरी है टिश्यूज़ के लिए, और तीसरा जो है फैट। सबसे ज़्यादा नुकसान जो करता है वो है चर्बी वाला घी तेल फैट जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। हमें ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए जो सैचुरेटेड फ़ैट है लाइक मक्खन वगैरह घी ये चीज़ें हम इस्तेमाल बड़े का गोश्त है बीफ है ये चीज़ें हम इस्तेमाल ना करें। और लो फैट डाइट या अनसैचुरेटेड फ़ैट जो ऑलिव ऑयल है ये चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, घी वगैरह से परहेज़ करें तो ये करें। प्रोटीन में हमें 2 किस्म की प्रोटीन है, एक तो एनिमल प्रोटीन है जो कुर्बानी पे भी इस्तेमाल की जाएगी और एक है प्लांट प्रोटीन। दोनों अच्छी हैं। एनिमल प्रोटीन के अंदर आपको बड़े गोश्त का ख्याल रखना है कि कम रखना है। जहाँ तक तीसरा सवाल आपने जो सबसे ज़रूरी किया वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आम आ जाता है, मीठी रोटी आ जाती है, अंगूर आ गया, केला आ गया, सफ़ेद रोटी आ गई, आटा आ गया, चीनी आ गई, चावल आ गया। इसमें आपको बड़ा ख्याल रखना होता है और बेहतर है कि हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छा यह है डाइट क्लिनिक है मुर्शिद, और एक हमारे पास बड़ी क्वालिफाइड डाइटिशियन है जो हर मरीज़ को बताती है कि भाई आपको इस मिकदार में नाश्ता करना है, बिल्कुल टोटल परहेज़ नहीं करना, उससे नुकसान ज़्यादा होंगे। और ये जो सवाल किया आपने कि आम ज़्यादा खा लें ये भी गलत है। शुगर एक साथ बढ़ जाना वो भी नुकसान है और शुगर एक साथ लो हो जाना वो है। शुगर नॉर्मल एक लेवल पे रहनी चाहिए। तो उसका जो बहुत बड़ा अच्छा तरीका है कि हम ऐसे मरीज़ों को अपने मुर्शिद हॉस्पिटल में डायबिटिक चार्ट दे देते हैं कि भाई नाश्ते में ये लेना है। अच्छी खबर यह है कि सब्ज़ी आप हर किस्म की सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डायबिटिक चार्ट को डिज़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें एक आम आपने बनाया है
तो वो एक आम ही आपने खाना है। जैसे हम अपनी अम्मी के लिए अगर डायबिटिक चार्ट लेकर आते हैं तो उसमें ये है कि अगर कोई चीज़ हाफ़ खानी है तो वो हाफ़ ही है उसमें, ताकि वो वाज़े हो सके उन मरीज़ों के लिए भी जो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए भी ईजी हो कि वो उस चार्ट को देखकर अपनी डाइट को फॉलो कर सके ठीक से। बहुत ज़रूरी है डाइट को फॉलो करें। और जो हमारी डाइटिशियन है मुर्शिद हॉस्पिटल में, वो मरीज़ के वेट के लिहाज से, एज के लिहाज से उस किस्म की डाइट उनको बना के देती है कि भाई आपको नाश्ते में ये लेना है, खाना मिस नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। आपका 3 वक्त का खाना तो लाजमी है, प्लस जो इंसुलिन का मरीज़ है उसको 5 डाइट लेनी है। सुबह नाश्ते पे लेना है, फिर 10-11 बजे उसको कुछ ना कुछ बिस्किट या दूध देना है, फिर दोपहर का खाना है, सब्जियां, तरकारियां, हाई फाइबर डाइट बहुत ज़रूरी है। हर किस्म की सब्ज़ी, तरकारी, फ्रूट में आप जो बेसिक फ्रूट्स है जो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं, जैसे एप्पल है, नाशपाती है, सेब है, ये आप दे सकते हैं, पपीता है, ये डाइट वो आपका जो है ग्रेप फ्रूट है। आम वगैरह खाएं तो मिकदार में खाएं। सही। ये चीज़ें बहुत ख्याल रखना है कि आम, बेशक आजकल आम का सीज़न है, और बशर्ते कि अपना शुगर आप कंट्रोल रहे। अच्छा, खाने के लिए ब्लड प्रेशर के हवाले से, चूँकि ब्लड प्रेशर का इशू कहीं ना कहीं दिल के मरीजों के लिए भी वो मुसीबत क्रिएट बिल्कुल बिल्कुल, तो वो खाने में एहतियात नहीं करते, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के लिए। बिल्कुल, तो वो ऑयली चीज़ें खाना और मतलब फरमाइशी बाकायदा घर पे चपातियाँ बनवाना, पराठे बनवाना, ये नुकसानदेह है। पराठा, घी, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, ये बहुत ही नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है। और जैसा आपने राइटली कहा, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को जो तीसरी बीमारी हो जाती है वो हाई कोलेस्ट्रॉल है। मानता हूँ कि उसके लिए डाइट के अलावा गोलियाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, मगर ये उसके हर दवाई की साइड इफ़ेक्ट, हर दवाई जो हम लेते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। जो हम एस्प्रिन खाते हैं सर के दर्द के लिए, उसके अंदर भी साइड इफ़ेक्ट है। हर एंटीबायोटिक के अंदर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट। जो हम ये दवाइयाँ लेते हैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिसको हम कहते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, उसके अंदर दवाइयाँ है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, मगर उसके भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, एज अ डॉक्टर आप बेटर डिफाइन कर सकते हैं, इंसानी जिस्म को वैसे भी खुदा ताला ने एक मशीन की सूरत में बनाया है, बेशक, और उसे अगर आप प्रॉपर फ्यूल देंगे तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन हम क्या करते हैं, आप किसी गाड़ी या किसी मशीन की भी मिसाल ले लें, उसे अगर ओवर फ्यूल आप कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली उसे प्रॉपर केयर करेंगे, फ्यूल देंगे, तो वो प्रॉपरली आपके साथ वर्क करेगी। बहुत अच्छा है। तो आप क्या समझते हैं कि एक इंसान को हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके डेली लाइफ में होनी चाहिए? डेली लाइफ में जो है, जैसा मैंने राइटली, आपने भी अपने व्यूअर्स को बताया, एक्सरसाइज, बिल्कुल बैठने का काम जो है वो नुकसानदेह, जिसको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक आदमी सुबह 8 घंटे बैठा हुआ है और फिर घर जाके अपना टेबल के सामने बैठ गया है, तो उसका जो है वो नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ जो बहुत नुकसानदेह है, जो 100% प्रूव की गई है दुनिया के अंदर, वो है स्मोकिंग। सिगरेट हर किस्म का नुकसानदेह है, बीड़ी है, तंबाकू है, ये जो एक बड़ा हमारी मुसीबत आ गया है, गुटखा वगैरह, हर किस्म का अल्कोहल भी नुकसानदेह है। इसमें तो वेट अपना रखें, बैलेंस डाइट रखें। बैलेंस डाइट में अंदर मैंने कहा ना शुगर का इस्तेमाल कम, नमक का इस्तेमाल कम, वेट अपना स्टडी रखें, जितना रिकमेंडेड डाइट है मर्दों के लिए, इस वेट पे, इस हाइट पे इतना होना चाहिए, और जेंट्स का इतना होना चाहिए, बच्चों का इतना होना चाहिए। वेट को अपना कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराते रहें, और अपना शुगर बराबर चेक कराते रहें, और हर 6 महीने के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएं। और वो फास्टिंग होता है, उससे पता चल जाता है उसका कोलेस्ट्रॉल कितना है। और उसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कोलेस्ट्रॉल की जो किस्में हैं, LDL और HDL, तो वो 2 किस्म की होती हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि जो ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है वो कम से बिलो नॉर्मल रहे, और जो हेल्थी कोलेस्ट्रॉल है, जो एक्सरसाइज वगैरह से इम्प्रूव हो जाता है, वो ज़्यादा रहे। तो ये लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि स्टूडेंट्स हों या हमारे ऑफिस वर्कर्स हों, उनके पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज करने के लिए। बेसिकली वो क्या एक्सक्यूज़ देते हैं कि वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, और चूँकि वो मेडिसिन का इंटेक ले रहे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो फैल जाती है। तो ऐसे में मेडिकली उनको क्या ऐसे करना चाहिए? एक्सरसाइज तो उनके लिए मस्ट है, क्या हम वॉक और रनिंग से काम चला सकते हैं? हमारे जो अंकल मरहूम थे,
उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी जो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं भी फॉलो करूँ। वो जब गाड़ी में आते थे दफ्तर, तो 1 मील पहले ड्राइवर को कहते थे यहाँ गाड़ी रोक लो। तो वो कहता था आप क्यों ये रोकवा रहे हैं? कह रहा मैं अभी दफ्तर जो है पैदल जाऊँगा। तो दफ्तर में तो वो बैठते हैं 6-8 घंटे, मगर वो जो घर से वो एक जगह पॉइंट पे जो ड्राइवर उनको रोकता है गाड़ी, वहाँ से कहते हैं तुम जाओ मैं पैदल आऊँगा। तो ऑटोमेटिकली एक हो जाता है। दूसरे अस्पताल अदारों में जैसे हमारे और जगह ऑफिसेज में होता है कि दोपहर 11 बजे या 8 साढ़े 8 बजे काम शुरू करने से पहले उनको एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि भाई आप 8 बजे आ जाएं। 8 बजे आके वहाँ एक्सरसाइज करें, वॉक करें। इसलिए आपको फिर ऑफिस में बैठने के अलावा कोई काम नहीं होता। बैठने के अलावा काम नहीं होता, प्लस आपको चाय बिस्किट का वक्फा आता है, प्लस खाने का वक्फा आता है, तो शाम गुजर जाती है। और शाम को जाके आप थके हुए होते हैं, और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो घर पे जाके हम टेलीविज़न को देखते हैं। और टेलीविज़न पे याद रखें, जब भी टेलीविज़न देखें तो उस वक्त खाना ना खाएं, क्योंकि आप टेलीविज़न देखते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे। तो बेहतर ये होता है कि भाई आप खाने का जो बैलेंस डाइट है वो लें, और अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए, और एक हिस्सा खाली रखें। तो आप देखना उससे इंशाअल्लाह ताला उसकी जो वेट है वो रहे। और वेइंग मशीन हर घर में होना ज़रूरी है। वेइंग मशीन होना ज़रूरी है। अच्छा, मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम वेट चेक ही नहीं करवाते, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा वेट क्या है। और इवन हम ये भी नहीं देखते कि हम बैलेंस डाइट ले भी रहे हैं या नहीं। हमारी बॉडी अगर इरेगुलर शेप में बढ़ना शुरू होती है, हम ये भी नहीं जानते कि हमें ओबेसिटी हो सकती है। मतलब हम किसी हवाले से नॉलेज रखते ही नहीं है अपनी बॉडी को लेकर। हम सिर्फ उस वक्त डॉक्टर से कंसर्न करते हैं जब बिल्कुल किसी भी बीमारी के सीवियर स्टेज पे पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखें ना, ओबेसिटी के 15-10 उसके वजूहात है मोटापे की, और सबसे नंबर 1 कॉज जो आपने कहा ना, वो हमारी खुद की डाइट पे परहेज नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना। और ओबेसिटी किसी को हो जाए मोटापा, तो याद रखें उसके साथ 10 बीमारियां हैं और हो जाती हैं। 10 बीमारियां हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, आर्थराइटिस है, पित्ते के पत्थर है। ये बीमारियां ओबेसिटी के साथ रिलेटेड है। सही। तो इसको अगर एक आपने मोटापे को कम किया तो 10 बीमारी से अल्लाह ने आपको निजात दी। सही। लेकिन हमारे यहाँ ना हम खाने पीने पे एहतियात नहीं करते। सारी मुसीबत यहीं से आके शुरू होती है कि हम हाथ जो है ना खोल देते हैं पूरा, और यहाँ आकर हमारी बीमारियाँ बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ बीमारियों में अगर हम शुगर और ब्लड प्रेशर को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, आजकल बच्चों में बहुत पाई जाती हैं। मतलब शुगर के हवाले से अगर बात की जाए तो हर दूसरे बच्चे को शुगर का मसला हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? पहले के निस्बत में, पहले के दौर में इतना क्या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, या पहले हम ध्यान नहीं देते? क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं? एक तो यह है, आपने सही फरमाया कि अवेयरनेस नहीं थी, और बच्चे को जो डायबिटीज़ की अलामतें हैं उसको इग्नोर किया जाता है। आजकल अवेलेबल इतना बढ़ गई है कि एक तो पता चल जाए कि वालिदैन को, एक को या दोनों को है, अगर शुगर है तो उसके ज़्यादा इम्कानात है कि बच्चे को शुगर होगी। सही। दूसरा यह है कि बच्चा को पेशाब ज़्यादा आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, वेट उसका लूज होता जाएगा, ज़ख्म हील नहीं हो रहा, तो आप समझ लें कि ये बच्चे को शुगर की है। और उसको फिर एक शुगर टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। सही। तो शुगर आपने चेक करा लिया तो उसमें फ़ायदा है कि फिर आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ गई, और कोई बात नहीं, उम्र भर लेना है। अभी और एडवांसेस आ रहे हैं कि इंसुलिन की बजाय काम कर जाए, इंसुलिन को इंजेक्शन की बजाय और तरीके से वो इसको दिया जाए। मगर इसमें तो कोई शक नहीं है कि बच्चे को शुगर हो गई तो उम्र भर के लिए वो मरीज़ रहा। उम्र भर उसको केयर करनी है, वालिदैन करे या डॉक्टर करे या नर्स करे। लाजमी है कि डायबिटिक क्लिनिक जाएगा बच्चा, और वो उम्र भर तक इंसुलिन लेते रहेगा। आजकल मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छा है कि हमारी जो जनरेशन है वो ख़ुद भी अपने मर्ज़ को लेकर ज़रा कॉन्शियस रहते हैं, कि फ़ौरी तौर पर सर्च कर लेते हैं, फ़ौरी तौर पर अपनी रिसर्च बढ़ाने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी भी मतलब हुज पब्लिक मौजूद है जो अपनी बीमारियों का इलाज थ्रू यूट्यूब ढूंढ रही है थ्रू मुख्तलिफ साइट्स पे जाकर मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज तलाश करके खुद जो है ना नीम हकीम बने बैठे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये देखें, इसके 2 जवाबात हैं। नॉलेज हासिल करना तो अच्छी बात, मगर फाइनल डिसीजन जो आपको लेना है वो डॉक्टर के पास जाना है। सही। अपनी तरफ से ना करें। उसने कह दिया कि ये दवाई ले लो, नहीं, डॉक्टर के पास जाएं, जो डायबिटोलॉजिस्ट कहा जाता है,
जो उसका काम ही यही है, जैसे मुर्शिद हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट है, नर्स हमारे पास है, वो बात ही फाइनल होगी। यूट्यूब से, इंटरनेट से और सबसे आप मालूम इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, मगर अपनी जैसे आपने कहा ना, खुद ना करें। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, वो आप फाइनल जो है, जो उसका अदारा है डॉक्टर। हमारे मुर्शिद में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के भी 2 डॉक्टर हैं, अडल्ट्स के हैं, और डाइटिशियन है, स्किन स्पेशलिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है। ये महकमे हर अस्पताल में होना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है कि यूट्यूब से आपने नॉलेज ले ली, इंटरनेट से ले लिया, जो भी ले लिया, मगर फाइनल डिसीजन जो होगा तो हर बीमारी का, उनके वो लिए आपको। हम ये कह सकते हैं कि हम किताबें पढ़ते हैं थ्योरी के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास जो है ना एक इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी होता है। वैसे ही हम और आप अगर किसी बीमारी के हवाले से रिसर्च करते हैं, हम उस हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन खुदारा इलाज करना खुद से शुरू ना करें। आप कुछ भी स्टार्ट कर लेते हैं, चाहे वो एक्सरसाइजेस क्यों ना हो। बिल्कुल गलत पोस्चर की वजह से बहुत सी बीमारियों से मुंसलिक हो सकते हैं। बिल्कुल सही। एक्सरसाइज भी करें तो मरीज़ के डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, अपने ईसीजी कराएं, तो आपको पता चले कि आपको हार्ट की बीमारी तो नहीं है। खुदा न खास्ता हार्ट की बीमारी हो और उसने तेज़ चलना शुरू कर दिया तो उसको नुकसान दे। उसको एक बीमारी है जो हम कहते हैं एंजाइना। उसको एंजाइना हो सकता है अगर वो तेज़ चल रहा है, वो सीढ़ी चढ़ रहा है। पता है हमें कि जिसके हार्ट बीमारी नहीं है, शुगर उसकी ज़्यादा नहीं है, तो वो बेशक सीढ़ी भी जाए, मगर जिसकी उम्र ज़्यादा है और उसको हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको लिफ्ट का इस्तेमाल, बेशक सीढ़ियों से नीचे वॉक करके आ जाए, मगर चढ़ना जो ऊपर है वो नुकसानदेह करेगा उसको। तो सीढ़ियों से ज़रा परहेज़ करें। अच्छा, मोस्टली लोग सीढ़ियों के हवाले से भी पूछते हैं कि हम नॉर्मल घर पे बैठे हैं तो हमें जो है ना वो एक्सरसाइज के लिए क्या हम स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं? ऊपर चढ़ना उतरना भी एक एक्सरसाइज में काउंट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप पहले चेकअप करवाएं, आपके अंदर कौन कौन सी बीमारियां मौजूद हैं। वो आपके लिए अगर ऐसा कुछ हुआ कि वो आपके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ही मुसीबत बन गया, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, जो मरीज़ शुगर है, ब्लड प्रेशर का है, हार्ट की बीमार है, तो उसको जैसे आपने पहले प्रोग्राम में कहा कि शुगर अपने पास रहनी चाहिए, ऐसे दिल के मरीज़ों को अपने साथ वो गोली आती है एंजाइना के लिए, जिसको हम कहते हैं एंजिसेड। वो ज़रा उसने चढ़ा और उसको पेन हुआ सीने के अंदर या हाथ के अंदर, तो फ़ौरन उसको खड़े हो तो बैठ जाना चाहिए, बैठा है तो लेट जाना चाहिए, और फ़ौरन एक छोटी सी गोली ज़बान के नीचे रख लें। एंजिसेड के नाम पे सोर्बाइड नाइट्रेट कहा जाता है। उससे बड़ा फ़ायदा है कि उसका पेन रिलीव हो जाता है। पेन अगर रिलीव ना हो, आपने वो गोली ज़बान के नीचे ना रखें, दर्द बढ़ गया, पसीने आ गए, तो यही एंजाइना जाके हार्ट अटैक को करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, चूँकि ये एक ऐसी बीमारियां हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे जिस्म में ऐसी कई बीमारियां हैं जो साइलेंट किलर हैं, मतलब वो आराम से शुरू होती हैं, आपको नहीं पता चलता। स्पेशली ऑरल डिजीज़ तो काउंट होती ही हैं कि साइलेंट डिजीज़ हैं, उनका पता नहीं चलता। सीवियर स्टेज तक पहुँचते पहुँचते तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, फिर जाके हमें कहीं पता चलता है कि हमें एक तकलीफ़ है और इस बीमारी का इलाज करना है। लेकिन वो हमारी जो बॉडी जिस तरह से मैकेनिज़्म है उसका, वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। लाइक अगर बुखार होना भी एक सिम्टम है कि आपको कुछ है जिसकी वजह से आपके जो है ना अंदर ये जंग जारी है, जिसकी वजह से आपको बुखार हो रहा है, ये एक आपको अलार्मिंग साइन है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू हम फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसर्न करें, जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या ऐसे स्पेसिफिक बीमारियों का हमें अलार्मिंग साइन देते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मिसाल के तौर पर आप जानती हैं कि हमारे मुल्क में टीबी बहुत कॉमन है जी, जिसको हम कहते हैं टीबी। दूसरा, tuberculosis। हमारे मुल्क में कैंसर बहुत कॉमन है। तो टीबी की अलामतें कि जो इंटरनेशनल है कि किसी को मरीज़ को खांसी हो रही है, जो 2 हफ्ते के अंदर एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हुई है, उसका वज़न कम होते जा रहा है और उसको रात को बुखार आता है, तो उसको समझ लीजिए कि टीबी के लिए फ़ौरन अपना एक्सरे कराना चाहिए। मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत अच्छा इंतज़ाम है कि हर हफ्ते एक्सरे फ्री कराया जाता है। सही। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खांसी में अगर खून आ रहा है तो ये भी अलामत है, आइदर उसको टीबी है या उसको कैंसर है। और कैंसर हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजूहत ये है कि स्मोकिंग।
स्मोकिंग किसी भी तरीके से करो। मरीज कहता है साहब मैं सिर्फ हफ्ते में एक पैकेट लेता हूँ, एक हफ्ते में एक पैकेट लें या रोज़ाना 2 सिगरेट लें, उससे भी कैंसर। इवन शीशा उसमें काउंट होता है, बहुत ज़रूरी काउंट होता है। शीशा, गुटखा, पान, तंबाकू, कत्था और फिल्टर सिगरेट, ये पाइप, ये सब नुकसान कर, ये प्रूव हो गया है। तो आजकल दुनिया भर में आप कहीं भी जाएं तो स्मोकिंग इज़ अ किलर, किलर किलर किलर। सिर्फ आपकी आदत बन जाती है, एडिक्ट बन जाता है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते मतलब हैं। ये सिर्फ कहने की बातें कि जी हम फ्लेवर्ड पी रहे हैं, हम बिल्कुल। वैप पी रहे हैं और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गलत है, बिल्कुल गलत। मरीज को कोशिश करनी चाहिए कि वही पैसा अपने फ्रूट वगैरह में इस्तेमाल करें, बच्चों पे इस्तेमाल करें, उनको हाई प्रोटीन डाइट दें, दूध का रोज़ाना इस्तेमाल करें बच्चों के लिए। वो आप सिगरेट में ज़ाया करते हैं, वो बिल्कुल ज़ाया है। उनको खांसी हो जाना, खांसी में खून आना, वज़न कम होना, वज़न कम होने की एक अलामत है कि ये कैंसर की अलामत है, कैंसर हो जाता। और ख़ास करके उसको खांसी हो रही है और तो उसको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टेली रूटीन चेकअप के हवाले से जानना चाहूँगी। नॉर्मली हमारे यहाँ लोग नहीं जाते हैं, नहीं जाते। हम किसी भी बीमारी के सबब डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम अगर एक्चुअली हेल्थी हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, तो हम हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद चेकअप के लिए नहीं जाते। मगर एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें कितने अरसे में चेकअप के लिए जनरल फिजिशियन को या अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखें, लाइफ में हर इंसान को, ख़ास करके 40 साल से उम्र है, उसको हर 6 महीने के मरतबा एक टेस्ट, मतलब एक दफ़ा जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पूरा मेडिकल चेकअप, एग्जीक्यूटिव चेकअप। उसमें पूरा डॉक्टर जो होता है इसका स्पेशलिस्ट, वो पूरा मुआयना करता है। उसमें ब्लड प्रेशर, नर्व्स वगैरह, एब्डोमेन का। उसमें टेस्ट भी इंक्लूड होते हैं? बहुत ज़रूरी है। टेस्ट में जो बेसिक टेस्ट है वो शुगर आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया उसका, और 1-2 अगर उसका वज़न कम हो रहा है तो उसका अपने ये कैंसर के टेस्ट आ जाते हैं। फिर और यहाँ डेवलपमेंट आ गई है कि खुदा न खास्ता सर का ट्यूमर लग रहा है या पेट के अंदर जिगर का है, तो CT स्कैन और MRI आ गए हैं। ये पहले नहीं थे जब हम 20-25 साल पहले, 30 साल पहले। अब CT स्कैन, MRI आ गया है। तो ये चेस्ट एक्स तो पुराने हैं और ब्लड टेस्ट पुराने हैं, मगर फिर भी वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड शुगर आपने नहीं चेक कराया, फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल नहीं कराया, किडनी की टेस्ट ज़रूरी है, किडनी की टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कहते हैं क्रेटिनिन और यूरिया। इसी तरह लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूरी है, इसी तरह यूरिक एसिड ज़रूरी है कि उससे ये बीमारियों का पता चल जाता है। अच्छा, नॉर्मली विटामिन को भी हम इग्नोर कर देते हैं। विटामिन का रेगुलर इंटेक कितना ज़रूरी है? चूँकि लड़कियों के लिए या औरतों के लिए बात करूं तो जैसे इनकी एज बढ़ती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन्स उनको जो है ना प्रॉपरली उनको नहीं वो लेते, या शायद उनका जो रेगुलर डाइट उनकी होती है उसमें इंटेक कम होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, विटामिन्स की भी कमी हो जाती है। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। विटामिन 6-7 किस्म के हैं। A भी है, B भी है, C भी है, D भी है। जहाँ तक ये सवाल आपका औरतों के लिहाज से, सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन जो है विटामिन D है। विटामिन D क्यों कि विटामिन D की अगर कमी हुई तो उससे बोन्स अफेक्ट हो जाते हैं, बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बोन, वो मरीज़ को ज़रा भी चोट लगी, गिर गया तो उसको फ्रैक्चर हो जाता है। और उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि ऐसे माहौल में रहे जहाँ धूप मिलती है ज़्यादा, जिससे विटामिन D होता है, और उसको बाहर बैठना चाहिए जहाँ धूप मिले। प्लस उसको डाइट हाई कैल्शियम की लेनी चाहिए, कैल्शियम अगर लो हो जाए। प्लस दूध का इंटेक ज़्यादा, दूध का इंटेक होना चाहिए, और दूध का इंटेक ऐसा हो जिसमें स्किम्ड मिल्क हो, चिकनाए घी मलाई, चिकनाए और मलाई ना हो, और उसको विटामिन D की गोलियां आ जाती हैं। प्लस अच्छा, इस हवाले से भी डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूंगी कि विटामिन D की टैबलेट्स का रेगुलर लेना और डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर लेना कितना नुकसान दे सकता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इधर कसानी होश्ते नहीं मगर अभी होश्ते चिपत का साड़वे होते पुराने रिदा हम बरजादारी और मैं पुडिंग हम तैयार बैगे यहाँ तकरीबन तैयार हाँ, लेकिन सर्द बैगा मयर को तका या पदमा या गार्निश करें मैं घुमा भी बैग